हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं। 1206 से लेके 1290 तक आपका गुलाम वंश रहा। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। जो गुलाम वंश के थे ये एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश अलग अलग थे। ठीक, पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे। ठीक, जो भी थे अलग अलग माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 1206 से 1210 तक रहा। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ठीक है, बचपन में उसे निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कूफ़ी ने एक दास के रूप में ख़रीदा था। ठीक है, जो ऐबक था ये जो है ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। इसको जो है निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन ने ख़रीदा था। ठीक है, ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। ठीक है, जिस कारण वह कुरान ख्वां, ठीक है, कुरान का पाठ करने वाला कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक, बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। ठीक है, अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। ठीक है, गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? जून 1206 में। ठीक, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। ठीक है, उसने जो है मलिक और सिपहसालार का पद ही जो है अंगीकृत किया। ठीक, गोरी के उत्तराधिकार गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। ठीक है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान करने वाला के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, पूछा जाता है लाख बख्श किसको बोला जाता है? तो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। ठीक, और पूछ देते हैं कुव्वत उल इस्लाम जो है का निर्माण किसने करा? तो किसने? ऐबक ने। और ऐबक ने ही जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया है। ठीक है, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुब मीनार का कार्य जो है प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, ठीक है, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई ये भी पूछता है। तो क्या कौन से खेल? चौगान के दौरान। ठीक है, चौगान खेल के दौरान। ठीक है, आधुनिक आज के टाइम पे बोला जाता है पोलो बोल सकते हो आप। ठीक है,
कब हुई? 1210 में, ठीक। और दफनाया कहाँ गया? लाहौर में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था, ठीक है। जो है संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो है गुलाम वंश का, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की, ठीक है। गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था, ठीक है। गुलाम किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता था, ठीक। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश जो है इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। ये पूछ देता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले क्या था, या कुछ भी पूछे तो बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। आगे कह रहा है 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त करने का आदेश दिया, ठीक है। आगे मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मंगोल नेता जो चंगेज़ खां था वह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज़ खां के प्रकोप के रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करें, ठीक है। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज़ को पराजित किया। ऐवाज़ ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इल्तुतमिश ने ऐवाज़ के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जो है चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए, ठीक है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थीं, ठीक है, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से जो है न्याय मांग सकता था, ठीक है। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, ठीक है। कौन से? काजी और अमीर-ए-दाद, ठीक है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार आर.पी. त्रिपाठी का मानना है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है, ठीक है। सर वुल्जले हेग के अनुसार वुल्जले हेग क्या कहते हैं? इल्तुतमिश गुलाम शासकों में से सबसे महान था, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। ईश्वरी प्रसाद का मानना था इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान, ठीक है, थी।
ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, तो कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। ठीक है, इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुता संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। ठीक है, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ठीक है, सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1206 से 1266 से 66 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। ठीक है, जो है बलबन का शासन कब तक की रहा? 1266 से 1286 तक की। ठीक है, और रज़िया का हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? दिया होना चाहिए। रज़िया बेगम का, हाँ, रज़िया बेगम जो है 1236 से 1240 तक की रही। ठीक, आगे कह रहा है उसे उल्लुग खां के नाम से भी जाना जाता था बलबन को। ठीक है, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। ठीक है, बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच लिया था। ठीक है, अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। ठीक है, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रज़िया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। ठीक है, रज़िया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखूर का पद मिल गया। ठीक है, बहरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। ठीक है, 1249 में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, हुजैदा का विवाह जो है नासिरुद्दीन से किया। कब? 1249 में, 49। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। ठीक है, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये पूछता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम क्या थी? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, दूसरी क्या थी? सुल्तान का पद निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। ठीक है, उनका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है,
आगे कह रहा है वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज़ वह जो है दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, किसे? अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, क्या कहा था? सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक, दे रखा है बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ठीक, सिजदा और पाबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। कौन सी? सिजदा और पाबोस। ठीक है, उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, सिजदा या तो फिर सजदा दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, मतलब जो है ज़मीन में लेट के अभिवादन करना। ठीक है, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। ठीक है, बलबन ने अपना सेना मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया। ठीक है, बलबन का सेना मंत्री इमाद उल मुल्क, ठीक है, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। ठीक है, बलबन ने वज़ीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा, ठीक है, ताकि उसे धन की कमी ना हो। ठीक, आगे स्टार्ट हो जाता है प्रश्न कोश। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी है, पढ़ लेते हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं। वही हम लोग जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यदि वे एक वंश के नहीं थे, जो है वे तुर्क के थे। ठीक है, और पृथक वंश के थे, और जो है वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन दे रखा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पढ़ लेते हैं इसको। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ठीक है, इसकी एक उपाधि कुरान ख़्वां थी। ठीक है, ऐबक की साहित्य से अनुराग था। ऐबक को जो है साहित्य से प्रेम अनुराग था। ठीक है, तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ठीक है, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। ठीक है, जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, आगे दे रखा है 2.5 दिन का जो है झोपड़ा क्या है? तो क्या है? मस्जिद है। अभी हम लोगों ने पढ़ा व्याख्या में। ठीक, आगे कह रहा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कहाँ? कुव्वत उल इस्लाम जो है दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। तो दिल्ली और अजमेर ऐसे ना लगा देना। यहाँ पे ऑप्शन तो ये भी दिया है अजमेर और दिल्ली, लेकिन फिर अजमेर अगर लगाओगे पहले तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि कुव्वत उल इस्लाम जो है अजमेर में है, और जो है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये दिल्ली में है। तब तो रॉन्ग हो जाएगा ना, जबकि कुव्वत उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? योगदान किसने नहीं दिया? तो हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया। ठीक है, इन लोगों ने दिया है, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आरंभ किया था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था।
ठीक। आरंभ किया ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, इसीलिए चौथी मंजिल का निर्माण मतलब पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया, और प्लस 5वीं मंजिल भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है। अगला 7वां दे रखा है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? पूरा किया गया पूछा जा रहा है तो इल्तुतमिश। ठीक है। और स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? हम लोगों ने पढ़ा था लाहौर थी। ठीक है, दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी। ठीक। मोहम्मद गोरी ठीक है की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीर ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनरूढ़ हुआ। ठीक है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ठीक है। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उससे अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। ठीक है। इन लोगों में ये बड़ा होता था कि अगर कोई जो है विरोधी है तो उसका अपनी बहन या बेटी का उसके साथ विवाह कर तो फिर पक्ष में आ जाते थे। ये बढ़िया था। सुल्तान कह रहा है अगला, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी ना। हाँ, किस में दिया? ये डी, चौगान की क्रीड़ा के समय हुई थी। ठीक है। अश्व से मतलब घोड़े से गिरकर हुई थी, वही दिया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक। 1210 में हुई थी, 1206 में सिंहासन रूढ़ हुए, मतलब जो है राजगद्दी संभाली थी 1206 में, और 10 में मृत्यु। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ने किसे? लाहौर को। ठीक है, कुतुबुद्दीन लाहौर, इल्तुतमिश दिल्ली। आंसर देख लेते हैं। हाँ, दिल्ली, बी सही है। खैर, इल्तुतमिश 1211 से 36 तक की। ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर को जो है राजधानी बनाया था। ठीक है। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ये ध्यान रखना है। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका, ठीक है, और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। ठीक। तांबा और जीतल। ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो क्या थी? दिल्ली। कह रहा है सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? वही इल्तुतमिश। अगला क्विज है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक है। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आज़म की उपाधि प्रदान की। ठीक है। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की
राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूत की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली की तुर्की राज्य को राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, जो काम किया वो दिया है इसमें। अगला कह रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? सी, इल्तुतमिश। ठीक है, इसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। ठीक है, अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक बड़ा भाग बन गया। ठीक है, आगे गुलामों का गुलाम कहा जाता था भैया वही इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। अच्छा, इनको गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने खरीदा था। ठीक है, तो मतलब गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहाँदार, ठीक है, मतलब अंगरक्षक का प्रधान, ठीक है, का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? कौन नहीं था इनका प्रतिद्वंदी? डी, मलिक अल्तुनिया नहीं था। और बाकी ये यल्दौज भी थे, कुबाजा भी थे, मर्दान भी थे। ठीक है, अगला दिए गए विकल्पों में मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा और लखनौती में अली मर्दान थे। ठीक है, अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप दिल्ली का सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी? ठीक है, आगे दे रखा है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से 40 तक इसका शासन रहा। ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभक्त करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया था रजिया बेगम ने, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि मतलब वह मंगबरनी की सहायता ना करें। ठीक है, इसीलिए अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। ठीक, जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो यह समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर
लिखे गए, तो किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के। ठीक है। अगला कह रहा है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण किया था बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, नहीं, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। हाँ, चंगेज़ खां इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन चंगेज़ खां का मूल नाम था। देख लेते हैं चंगेज़ खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज़ खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करिए विचार, फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां जो है भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो पहला तो आपका सही है। ठीक है, ये हाँ जो है सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो ऐसा कुछ तो नहीं था। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी आपका रॉन्ग है। आपका पहला जो है सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका केवल एक, ए वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज़ को पराजित किया। ठीक है। ऐवाज़ ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने ऐवाज़ के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक। आगे दे रखा है रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका था? तुर्कों का। ठीक है, वही चीज़ दिया है पूरा। दे रखा है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम हम लोगों ने पढ़ा था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसे उल्लुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उल्लुग खां के नाम से भी जाना जाता था बलबन को। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम ध्यान रखना, बहाउद्दीन था। ठीक है। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ठीक। आगे देख लेते हैं। इन लोगों के एक नाम तो मतलब हो ही नहीं सकते। अगला कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो किसने? बलबन ने। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन सी? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक। और दूसरी थी सुल्तान का निरंकुश होना। ठीक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। वही बलबन, पढ़ चुके हैं अभी। अगला दे रखा है हमको विचार करना है इस पे, तो करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। चलो देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ठीक है, तो हाँ ये सही है। अगला कारण क्या कह रहा है? किस कारण कर ली? कह रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो हाँ जो है कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है ये इसकी जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की
समुचित व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हाँ करेक्ट है, दे रखा है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, 1266 से 1286 तक इसने जो है शासन किया। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। ठीक है, इसने सिजता व पैबोश प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। ठीक है, किस लिए? मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से। ठीक है, इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, आगे 31 कह रहा है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि धारण की। किसने? जिले इलाही ने। ठीक है, बलबन के फारस के लोकप्रिय वीरों ने से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। ठीक है, उनका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। ठीक, राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। तो क्या होगा इसका? सी, बलबन। 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया था? तो ये सब वही बलबन ने। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला 34 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो देखना है। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ किया। ठीक है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये रॉन्ग है आपका। ठीक, उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ये भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ये भी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है बलबन के संबंध में। ठीक है, आगे ये रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी वही दिया है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ अलग इसमें से नहीं दिया है। कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने? बलबन ने। ठीक, ये सारे कारनामे बलबन ने किए हैं। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 36 अगला और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के। ठीक है, तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल भाग गया था। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो जो है कल तक की आ जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ।